नमस्कार। आज जो टॉपिक है वो है आपका संधि। देखो, अच्छा, कोई भी टॉपिक होता है आप उस टॉपिक को अंत तक देखें, क्योंकि शुरुआत में तो इसको हेडिंग लाइन में एक तरह से मतलब परिचय दिया जाता है, समझाने का तरीका बाद में आता है, इसलिए अंत तक देखें वीडियो को। अब देखो, संधि। संधि की परिभाषा क्या है? ये जैसे प्लस है, प्लस के पहले वर्ण और प्लस के बाद में वर्ण, जब इन दोनों वर्णों को एक कर दिया जाता है, जैसे ही एक करते हैं वहां पर क्या होता है? विकार आता है, या फिर क्या होगा? परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आएगा तो क्या होगी? संधि होगी। वापस देख लीजिए परिभाषा, ये वाली परिभाषाएं याद रखो, यही काम आती है, ध्यान रखना। कंपटीशन का जमाना है, स्मार्ट स्टडी रखो। प्लस के पहले वर्ण, प्लस के बाद में वर्ण, जब ये दोनों वर्ण यहां पर एक हो जाते हैं, एक होने का मतलब क्या है कि विकार आ रहा है। विकार आने का मतलब क्या है कि परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होने का मतलब ही क्या है कि संधि हो रही है। अच्छा, अगर विकार, इस इनटू का मतलब समझ है ना? नहीं, अगर विकार नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर संयोग हो रहा है, और संयोग हो रहा है तो फिर क्या नहीं हो रही है? फिर संधि नहीं हो रही है, ध्यान रखना है। संयोग कैसे? जैसे मान लो एक उदाहरण लिखा है प्रतिज्ञा, तो यहां पर कोई संधि नहीं है, ये एक संयोग है, बस प्रतिज्ञा को आपस में पास में लाके जोड़ दिया है, योग कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, विकार नहीं हुआ है। लेकिन विकार होता है वहां पर वर्ण दोनों एक हो जाते हैं, और जहां वर्ण एक होते हैं वहीं क्या होती है? संधि होती है। परिभाषा है, ध्यान रखना है। अगला सवाल कि भाई संधि के कितने प्रकार है? संधि के 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। पहले ठीक ठाक समझिए, आप समझ जाओगे, बिल्कुल इजी है। देखो, पहला प्रकार कौन सा है आपके? स्वर संधि। दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार कौन सा है? विसर्ग। कभी भी कोई भी संधि करते हो, पहले आपको बड़े बड़े रास्ते पता होना चाहिए कि भाई ये रास्ता यहां जाएगा, ये रास्ता यहां जाएगा, ये रास्ता यहां जाएगा। अंदर जाने की बात की है, मतलब पहले कम से कम मेन पता तो होना चाहिए अंदर जाने। जैसे मान लो आपको किसी गांव में भी जाना है, तो पहले तो उसका रास्ता पता होना चाहिए, फिर उस गांव की कॉलोनी में जाओगे, फिर उस घर के अंदर जाओगे, तो यहां पर भी पहले ये तो पता होना चाहिए कि भाई अगर इस रास्ते से जाएंगे तो ये स्वर संधि आ जाएगी, इस रास्ते से जाओगे तो ये व्यंजन संधि आ जाएगी, और इस रास्ते से जाओगे तो आपके ये विसर्ग संधि आ जाएगी। तो स्वर संधि के रास्ते में जाने का मतलब है प्लस के पहले क्या होगा? स्वर होगा, और प्लस के पहले क्या नहीं होगा? हलंत नहीं होगा। कैसे? मतलब देखो, स्वर का मतलब है ऐसे उदाहरण होगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, तो ये जो वर्ण है, इस वर्ण के अंदर स्वर है। लेकिन मान लो मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो ये जैसे देखिए यहां पर हलंत लगा हुआ है। मित्रों, हलंत का मतलब होता है ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन के अंदर स्वर नहीं है, और इस व्यंजन के अंदर स्वर नहीं है, तो फिर स्वर संधि में नहीं जाएगा। लेकिन ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन के अंदर प्लस के पहले क्या है? स्वर है, इसलिए स्वर संधि है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, क्या नहीं है? स्वर नहीं है। तो अब आपको पता चल गया है कि स्वर संधि में जाने का मतलब है कि प्लस के पहले स्वर होना चाहिए, प्लस के पहले हलंत नहीं होना चाहिए। बस केवल एक रास्ता ढूंढा आपने। व्यंजन संधि के अंदर जाना है तो प्लस के पहले क्या नहीं होना चाहिए? स्वर नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। विसर्ग संधि में जाते हो तो प्लस के पहले स्वर भी नहीं होना चाहिए। चलो हलंत लिख देता हूं। व्यंजन संधि के
संधि के अंदर जाते हो तो प्लस के पहले ध्यान रखना क्या नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, हलंत नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, प्लस के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग की पहचान होनी चाहिए। बड़े बड़े रास्ते आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये एक संधि है, संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि में जाने का ये रास्ता है अंदर जाने का, क्योंकि वहां 4 ऑप्शन आए तो कम से कम आपको पहले रास्ता तो पता होना चाहिए कि इस रास्ते से स्वर संधि आती है, इस रास्ते से व्यंजन संधि आती है और इस रास्ते से विसर्ग संधि आती है। ये संधि के प्रकार और ये संधि की परिभाषा, ये इतना सा ही आपको यहां पर बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, फिर आता है, अब आपकी पहली संधि लेते हैं स्वर संधि। पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, उपभेद कितने होते हैं। 5 उपभेद होते हैं, जिसमें अपन पहला उपभेद लेते हैं। देखो, पहला जो उपभेद है आपका वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा, यानी कि जो भी यहां पर स्वर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो, कोई भी आप संधि करते हो, स्वर संधि की बात नहीं कर रहा हूं, व्यंजन हो, विसर्ग हो, कोई भी संधि हो, संधि करते समय एक व्यक्ति को 3-4 तरीके की तकलीफ होती है। पहली तकलीफ ये होती है कि किसी भी व्यक्ति को संधि की पहचान नहीं आती, तो सबसे पहले तो उसे संधि की पहचान आनी चाहिए। दूसरा तरीका ये होता है कि व्यक्ति को पहचान तो आ ही जाती है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि विच्छेद कहां से करना है, तो दूसरी गलती ये आ जाती है, समस्याएं हैं, समस्याओं से निकलना कैसे है। देखो, यानी दूसरी समस्या ये आएगी कि उसको विच्छेद करना नहीं आता। तीसरी समस्या, विच्छेद करना सीख भी गया तो उसे शब्द शुद्धि का नॉलेज नहीं। शब्द शुद्धि का मतलब है कि प्लस के पहले कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। जिस व्यक्ति ने 3 बातें सीख ली हैं वो कोई भी संधि कर सकता है, यानी कि कभी भी किसी भी संधि को करते समय कि ये संधि कौन सी है उसकी पहचान उसकी नॉलेज में होना चाहिए। पहचान होने के बाद में उसको विच्छेद करने का तरीका आना चाहिए। विच्छेद करने के बाद में उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो भी शब्द यहां पर लिख रहा हूं प्लस के पहले और प्लस के बाद में, वो शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। जिस व्यक्ति ने 3 बातें सीख ली है उसको कोई भी संधि आती है। अब यहां पर अपने चल रही है दीर्घ संधि। देखिएगा, दीर्घ का मतलब है बड़ा, इसका मतलब है हम यहां पर जो भी स्वर लेंगे वो कैसा लेंगे, बड़ा लेंगे। तो देखो, आपके अभी ध्यान रखना है, एक परिचय के रूप में केवल और केवल दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि की केवल पहचान सिखाएंगे, फिर एक एक लेके उसका एक एक अलग अलग टुकड़ा करके आपको समझाएंगे। लेकिन पहले केवल आप पहचान सीखो। देखो, दीर्घ संधि करते समय दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, यानी आप सीधी बनी हुई संधि देखिए। अगर बनी हुई संधि के अंदर आपको बड़ा आ, बनी हुई संधि के अंदर आपको बड़ा उ, बड़ी ई और बड़ा उ, या बनी हुई संधि के अंदर आपको बड़ा री दिखता है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। बनी हुई संधि सीधी देखो, जैसे मान लो एक उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है विद्यालय, उसी प्रकार एक उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है रविंद्र, और उसी प्रकार एक उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है अनुदित, और उसी प्रकार एक उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है पितृण। देखो, मैंने कहा कोई भी संधि करते समय सबसे पहले आपको संधि की पहचान आनी चाहिए, क्योंकि पहचान आने के बाद में आपको यह पता लगने लग जाएगा कि हाँ ये दीर्घ संधि है, ये गुण संधि है। तो दीर्घ संधि के अंदर जाते समय आप सीधे शब्द देखो, ऐसे सीधे ही यहां मत जाओ। ये तो एक तरह का ध्यान रखना स्वर है, अब सारे स्वर होंगे वो ध्यान रखना व्यंजन के अंदर होंगे, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये दिखने वाले तो आपको है नहीं। भाई आपको कभी भूत दिखता है? भूत कभी दिखता तो नहीं है, लेकिन ऐसे कहते हो उनके यार इनमें वो भूत बढ़ गयो। उसी प्रकार से इनके अंदर ये भूत है, एक तरह का ध्यान रखना। अब देखो, सीधी बनी हुई संधि देखो, आप सीधा ही काम है, आप सीधी बनी हुई संधि देखो। बनी हुई संधि के बीच में अगर आपको बड़ा आ दिखता है, भूत है, देखो महसूस कर रहे हैं। बनी हुई संधि के बीच में अगर आपको बड़ी ई दिख रही है,
बनी हुई संधि के बीच में अगर आपको बड़ा ओ दिख रहा है और बनी हुई संधि के अंदर आपको उल्टा 3 दिखता है तो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। फिर समझो, बनी हुई संधि के बीच में आपको बड़ा आ, ये देखो यहां पर बड़ा आ है। बनी हुई संधि के बीच में बड़ी ई, ये देखो यहां पर बड़ी ई है। बनी हुई संधि के बीच में बड़ा ऊ, ये देखो बड़ा ऊ आपको यहां पर दिखता है। और बनी हुई संधि के बीच में उल्टा 3 या री कहते हो तो आपको संधि कौन सी है? दीर्घ। मैं ये समझता हूं कि अब आपका पहला काम हो चुका है कि आपको दीर्घ संधि की पहचान आने लग गई है कि भी दीर्घ संधि की पहचान कैसे होती है। आप सीधी बनी हुई संधि देखो। दूसरा काम क्या होता है आपका? विच्छेद करना। कि संधि का विच्छेद कहां से करें, क्योंकि ये आप चूक जाते हो। तो ध्यान रखना है, जहां देखते हो वहीं से विच्छेद करो। जहां आप देखते हो वहीं से विच्छेद करो। देखो, जहां आप देखते हो यहीं आप देख रहे हो, क्योंकि यहीं आपको बड़ा आ दिख रहा है। जहां आप देख रहे हो वहीं से विच्छेद करो। जहां आप देख रहे हो वहीं से विच्छेद करो। जहां आप देख रहे हो वहीं से विच्छेद करो। इसका मतलब है अब आपने दूसरा काम भी सीख लिया है। अब आपने दूसरा काम भी सीख लिया है। ये देखो, ये देखो, यानी कि अब आपको संधि का विच्छेद करने का तरीका भी आ चुका है कि संधि का विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि जहां देखते हो वहीं से विच्छेद करना है, यानी जिस स्वर को जहां देखते हो वहीं से आपको क्या करना है? विच्छेद करना है। यानी कि अब आपके कितने काम क्लियर हो चुके हैं? 2 काम क्लियर हो चुके हैं। पहला, पहचान आपको आ चुकी है कि भाई इस तरीके से उदाहरण होता है तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। दूसरा काम था कि विच्छेद कैसे करें, कि जहां जो स्वर दिखता है वहीं से विच्छेद होगा, जहां जो जोर दिखता है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। अब आपने 2 तरीके सीख लिए। अब सुनो, तीसरा तरीका मैं यहां नहीं सिखाऊंगा। तीसरा तरीका पहले इसी तरीके से दीर्घ को समझाऊंगा, फिर गुण को, फिर इसी तरीके से वर्दी को, फिर यण को, फिर अयदि को, फिर वापस मैं दीर्घ संधि को लूंगा, उसका एक उदाहरण लूंगा, फिर यहां पर पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। इसलिए ध्यान से आराम से तब तक बैठे रहो, समझो, क्योंकि इस तरीके से आपने संधि पढ़ ली तो संधि के साथ में आपके पर्यायवाची खत्म हो जाएंगे, शब्द युग्म खत्म हो जाएंगे, शब्द शुद्धि के जो उदाहरण है वो यानी 4-5 टॉपिक इसी के साथ में चलने वाले हैं। लेकिन तब तक आपको धैर्य बनाए रखना है। देखो, दूसरी संधि कौन सी है? दूसरी संधि है आपके गुण स्वर संधि। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको अभी पहचान सीखनी है। पहचान और विच्छेद 2 काम सीखने हैं। धीरे धीरे आप संधि सीखो। जैसे मान लो गुण संधि में जाते हो, पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जिस संधि के अंदर एक मात्रा होती है वो संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। और जहां एक मात्रा है वहीं से संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे मान लो एक उदाहरण लिखा गया, सुरेंद्र। अब पहला काम ये है कि गुण संधि कैसे पता चला? जिस संधि के अंदर एक मात्रा है, कौन सी संधि है? गुण संधि। और जहां एक मात्रा आपको दिखती है वहीं से संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद करना हो जाएगा। यानी कि 2 काम आपने सीख लिए है कि पहचान की ऐसी गुण संधि होती है और इस तरीके से विच्छेद किया जाता है। अगली संधि देखिएगा, वृद्धि संधि। कुछ भी नहीं है, गुण की मात्राओं में वृद्धि की जाती है तो संधि कौन सी हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। और जहां पर आपको 2 मात्राएं दिख रही हैं वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। उदाहरण देखिएगा, महेश्वरी। कितनी मात्राएं? 2। जहां 2 मात्रा आपको दिखती है संधि कौन सी? वृद्धि संधि। और जहां 2 मात्रा दिखती है वहीं से संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाए। 2 काम सिखा रहा हूं, स्टेप से धीरे धीरे आपको बढ़ना सिखा रहा हूं, क्योंकि एकदम आप नहीं सीख पाओगे या फिर कुछ गलती कर दोगे। लेकिन स्टेप से चलोगे तो संधि से इजी कुछ भी नहीं है। और संधि समझ में आ गई मतलब पूरे उपसर्ग कंप्लीट हो गए, क्योंकि पूरे के पूरे उपसर्ग संधि पे टिके हुए हैं। देखो, अगली संधि देखो, यण संधि।
यण में भी कुछ भी नहीं है, यण में ये और वे, यानी ये से पहले यहां पर, वे से पहले यहां पर। अगर आपको आधा वर्ण दिखता है तो संधि कौन सी है? यण संधि। उदाहरण देखो, अध्यक्ष, यह से पहले देखो ये आधा वर्ण दिख रहा है, संधि कौन सी है? वे से पहले देखो ये आधा वर्ण दिख रहा है, यानी ये और वे, इनसे पहले आधा वर्ण, तो संधि कौन सी है? यण संधि है। पहचान भी आ चुकी है, और जहां आपको आधा वर्ण दिखता है वहीं से क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। जहां पर आपको आधा वर्ण दिखता है वहीं से क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। तो अभी आपने क्या सीखा है? संधि की पहचान और संधि का विच्छेद। पूरा तरीका बाद में समझोगा जब, अब ये थोड़ा भरोसा रखना, विश्वास रखना कि ये आपको समझ में आ रहा है, तो मतलब ये समझ लो कि आपको पूरी संधि कंप्लीट समझ में आ जाएगी, लेकिन धैर्य रखोगे। अगली संधि अयादी संधि। अयादी संधि के अंदर देखिए, ये य और फिर वे, वहां पर क्या था? ये और वे से पहले आधा वर्ण, लेकिन यहां पर ये और वे, इनसे पहले पूरा वर्ण अगर आपको दिखता है तो संधि कौन सी है? अयादी संधि। उदाहरण देखो, नयन, पवन। अब देखो, ये से पहले ये पूरा वर्ण, वे से पहले ये पूरा वर्ण, ये और वे से पहले पूरा वर्ण दिखता है, तो संधि कौन सी हो जाएगी आपके? अयादी संधि। और जहां से आपको पूरा वर्ण दिखता है वहीं से क्या हो जाएगा? आपके विच्छेद हो जाएगा। यानी जहां आपको पूरा वर्ण दिखता है वहीं से क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। जहां पर आपको पूरा वर्ण दिखता है वहीं से आपको क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। अब देखो, दीर्घ संधि की पहचान आपको आ गई, गुण की आ गई, वृद्धि की आ गई, यण की आ गई और अयादी की आ गई। अभी आपके दो काम कंप्लीट हुए। एक संधि की पहचान पूरी आ चुकी है कि ऐसे। अब पहचान में मतलब अगर कोई बना हुआ सवाल आ रहा है और विच्छेद का पेपर वाला नहीं पूछ रहा, तो मैं ये मानता हूं अभी भी आप सवाल कर सकते हो। केवल सवाल अब एग्जाम के अंदर विच्छेद का आ रहा है तो आपके गलत का चांस है। बाकी अगर बना हुआ सवाल तो है, तो अभी इन 5 में से अभी भी कर सकते हो। कोई भी सवाल अभी भी आप वस्तुनिष्ठ उठा लो और वहां सवाल करने चेक कर दो। मैं ये मानता हूं अगर आपने 50 सवाल करोगे तो 45 सवाल आपके सही हो जाएंगे। 4-5 सवाल हो सकते हैं कि उल्टे उधर उधर गलत हो जाए, लेकिन 45 सवाल इतना समझा है तो भी आप कर लोगे। विच्छेद करने का तरीका अभी तक समझा ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? लेकिन आप कर लोगे, थोड़ा धैर्य रखो। अब देखो, मैं वापस एक एक उदाहरण लेता हूं, कैसे उनको समझाता हूं, आराम से समझो। देखो, अब देखो, वापस में स्वर संधि ले रहा हूं और स्वर में वापस कौन सी ले रहा हूं? दीर्घ ले रहा हूं। अब इसके एक एक उदाहरण समझेंगे। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब देखो, दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ा, मतलब जो भी स्वर होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। और बड़ा जब तक है ही नहीं है तब तक दीर्घ संधि ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। अब एक एक उदाहरण समझो पूरा आप। जैसे एक उदाहरण आ रहा है, नैनाभिराम। पहली बात, पहचान। पहचान कैसे करोगे कि बनी हुई संधि को सीधा ही देखो आप, और बनी हुई संधि को सीधा देख रहे हो तो आपको बनी हुई संधि के बीच में क्या नजर आ रहा है? आपको आ नजर आ रहा है। यानी बनी हुई संधि में जहां आपको आ दिखता है, संधि कौन सी? दीर्घ। पहचान कंप्लीट। जहां आपको आ नजर आ रहा है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। विच्छेद भी कंप्लीट। अब गड़बड़ ये हो रही है कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखे क्या? तो सुनो, दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखते हो वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है।
सुनो, दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखते हो, अभी आप देख क्या रहे हो, आप आ देख रहे हो, यानी आपने आ को देखा है। इसका मतलब प्लस के पहले और प्लस के बाद में, प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो स्वर दीर्घ संधि में जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। आपने आ देखा है तो दोनों और समान स्वर होगा। छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब आप ध्यान रखना, आप बुक्स में तो ऐसे देख रहे हो कि ए धन ए से आ बनान, आ धन ए से आ बनान, आ से आ बनान, उससे कोई मतलब नहीं। सीधा मेथड याद रखो कि जहां आपको आ दिख रहा है वहीं दीर्घ संधि, जहां आ दिखा वहीं से संधि का विच्छेद। विच्छेद करते समय ध्यान रखना कि आपने स्वर कौन सा देखा है, जो स्वर देखा जाएगा वही यहां पर लिखा जाएगा। एक तो ये बात फिक्स है। दूसरी, छोटा बड़ा स्वर हो सकता है, छोटा बड़ा मतलब आ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या आ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों और शब्द क्या चाहिए, इसको शुद्ध चाहिए, इसलिए ध्यान रखना शब्द शुद्ध लिखा जाएगा। तो तीसरा काम भी कंप्लीट हो चुका। एक बात और सुन लो, स्वरों का प्रयोग मैंने वर्णमाला के अंदर आपको पढ़ाया था कि स्वरों का प्रयोग दो आधार पर होता है, एक मात्रा रूप में होता है और एक मूल रूप में होता है। तो यह भी ध्यान रखोगे, पहले मात्रा रूप का प्रयोग होगा, बाद में मूल रूप का प्रयोग होगा। उदाहरण से समझो, जैसे देखो यहां पर नयन, धन, अभिराम। अब देखो यहां पर स्वर की क्या आई है, ए स्वर की मात्रा आई है, ध्यान रखना। और यहां पर देखो मूल रूप में स्वरों का प्रयोग तो है लेकिन मूल रूप में, तो यहां स्वर मात्रा रूप में आया, यहां मूल रूप में आया। अब यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, स्वर ए मतलब स्वर तो समान है। अब ए का आ भी हो सकता है, लेकिन यहां ए ही क्यों रहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नयन होता कि नैना होता है, नयन ही होता है। शब्द शुद्ध कौन सा है, यहां पर शब्द शुद्ध रखो, अपने दिमाग का यहां पर विवेक का काम है, ध्यान रखना। तो यहां पर नयन हो गया और यहां पर क्या हो गया, अभिराम हो गया। अब आपको पता होना चाहिए अभिराम का मतलब क्या होता है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। इसी के साथ में एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यह सवाल आया कि अभिराम का मतलब सुंदर होता है तो अविराम का मतलब क्या होता है। तो अब सुनो, ए का मतलब नहीं होगा और विराम का मतलब रुकना, यानी जो नहीं रुकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लगातार कहते हैं। आपको पता होना चाहिए सुंदर क्या है। सुंदर एक विशेषण है। लगातार क्या है, लगातार एक क्रिया है। अब विशेषण का काम भी पता चल रहा, क्रिया पूरी हिंदी चलेगी, ये ध्यान रखना है, खेलने लग जाओगे फिर हिंदी से। देखो अब नयन, नयन किसका पर्यायवाची है, आंख का है। मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग यहां पर कर सकता हूं कि जिसकी आंखें सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, उसे नयनाभिराम कहते हैं। तो देखो इनके पर्यायवाची क्लियर हुए, विशेषण क्लियर हुआ, क्रिया क्लियर हुई। यहां पर इसका पर्यायवाची क्लियर हुआ, शब्द शुद्धि में पता चला कि चंद्र बिंदु आएगा, अनुस्वार आएगा, ये क्लियर हुआ। और ये दो युग्म शब्द क्लियर हुए। युग्म शब्द का मतलब होता है एक जैसे उच्चारण होते हैं और अर्थ में भिन्नता होती है, तो वहां पर शब्द युग्म बन जाता है। तो यहां पर एक शब्द युग्म क्लियर हो गया, ये सेकंड ग्रेड में आया भी था। उसके बाद में और क्या पता होना चाहिए, देखो जैसे एक शब्द बनता है नैन, आपको यह पता होना चाहिए कि पेपर के अंदर जैसे आगे टॉपिक चलेगा तत्सम तद्भव, तो ठीक ठाक यहीं से ध्यान रखना, पता लगने लग जाना चाहिए कि नयन तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है संधि हमेशा तत्सम शब्दों की होती है, कभी भी तद्भव शब्दों की संधि होती नहीं है। तो आपको पता चल गया कि यार नयन संधि में आया है, संधि में आया है, तो फिर ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। और ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जिसको आप बोलते हैं, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिसको आप बोलते नहीं है। वहां से भी आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद में जैसे ये शब्द बना आंख, आंख आया कहां से, आंख आया है अक्षी से। अब आपको फिर पता चला कि
अक्षी तत्सम है कि तद्भव है? तो पता चला कि अक्षी शब्द तत्सम है और आंख शब्द क्या है? आंख शब्द तद्भव है। आपको तत्सम तद्भव का पता यहां कैसे चलेगा? जो शब्द आप बोलते हो वो तद्भव है, जो शब्द आप नहीं बोलते हो वो तत्सम है। तो अब आपको पूछे कि आप अक्षी बोलोगे आंख बोलोगे, तो आंख बोलोगे, अक्षी थोड़ी बोलोगे। गोधूम बोलोगे, गेहूं बोलोगे, दधी बोलोगे, दही बोलोगे, दुग्ध बोलोगे, दूध बोलोगे। जो शब्द बोलोगे वो तद्भव है, जो शब्द नहीं बोलोगे वो तत्सम है। पेपर के अंदर इसी तरीके से सवाल। अच्छा एक ध्यान रखना, आप यूं सोच रहे हो कि संधि चल रही, कहां चले गए? तरीका ये सबसे बेस्ट है कि एक शब्द के साथ में इनके इर्द गिर्द जितने शब्द घूम रहे हैं वो आपको क्लियर कर देने चाहिए, क्योंकि रटने वाला सिस्टम छोड़ो। हाँ, तो अब आपको ये पता चल गया अक्षी तत्सम है और आंख तद्भव है। फिर आपको पता होना चाहिए आंख शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो एक वो किसी में गाना आता है ना कि अखियों से गोली मारी, तो ध्यान रखना ये वो स्त्रीलिंग शब्द था इसलिए तो गोली मारी। अगर वो पुल्लिंग शब्द होता है ऐसा था आंखियों से गोला मारा, तो ध्यान रखना ये स्त्रीलिंग शब्द है। आंख शब्द स्त्रीलिंग है, क्रिया से आपको पता कर देना चाहिए। तो इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? नेत्र इसका पुल्लिंग रूप। अच्छा अपन पुल्लिंग बोलते हैं, उच्चारण में वो भी गलत है। क्यों? रे कहीं नहीं लिखा गया, पुल्लिंग पुंलिंग है, शुद्ध उच्चारण ध्यान रखना है, तो इसलिए थोड़ा वहां पर भी ध्यान रखना। तो नेत्र क्या हो जाएगा आपके? पुल्लिंग हो जाएगा। आंख शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आपको एक चीज और ध्यान, देखो एक अक्षी मैंने ये लिख दिया, एक अक्षी मान लो मैंने ये लिख दिया, एक अक्ष मान लो मैंने ये लिख दिया, एक अंश ये लिख दिया। युगम शब्द है, मैंने कहा पर्यायवाची युगम शब्द संधि के सब साथ में चलेंगे, और एक अंश आपके ये लिख दिया। पहली बात ये ध्यान रखनी है, छोटी चीज बड़ी चीज में सम्मिलित होती है, लेकिन बड़ी चीज छोटी चीज में सम्मिलित नहीं होती है। वापस ध्यान दीजिए, यहां से उदाहरण समझ में आ जाना है। छोटी चीज बड़ी चीज के अंदर सम्मिलित है, बड़ी चीज छोटी चीज के अंदर सम्मिलित नहीं है। जोधपुर के अंदर गांव आ सकता है, गांव के अंदर जोधपुर नहीं। ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी चीज बड़ी चीज में है, बड़ी चीज में छोटी चीज नहीं है। तो सुनो, उसी प्रकार इस अक्षी का मतलब तो केवल क्या है? आंख है। और इस अक्षी का मतलब क्या है? इस अक्षी का मतलब है आंखों वाली, मतलब आंख भी है और वाली भी है। इसका मतलब ये चीज यहां पर तो आ चुकी है, और क्या इसमें विस्तार हुआ? वाली हुआ। इसका मतलब यहां की चीज यहां आएगी और यहां की चीज यहां नहीं जाएगी। जैसे एक उदाहरण देख लो, जैसे मान लो लिखा विषय और विषयी। अब आपको पता होना चाहिए विषय का मतलब तो क्या है? जैसे मैं विषय पढ़ा रहा हूं हिंदी, विषयी का मतलब है मैं हिंदी तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन पढ़ाने वाला भी कौन है? सुरेंद्र। तो दोनों आ चुके। इसका मतलब यहां की चीज यहां आई है, लेकिन यहां की चीज यहां नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हिंदी तो देखो यहां आई है, लेकिन ये यहां थोड़ी गई है। इसका मतलब यहां की चीज यहां आई है, ना कि यहां की चीज यहां गई है। इसका मतलब छोटे बड़े, छोटी चीज बड़ी में सम्मिलित है। इसलिए आप कभी भी पेपर देने जाते हो तो यहां की चीज यहां भी दिखनी चाहिए, एक्स्ट्रा उसमें क्या है वो आपका युग्म शब्द करने का मतलब तरीका आपको आना चाहिए। अब देखो, तो अक्षी का मतलब आंख, अक्षी का मतलब आंखों वाली, अक्ष का मतलब क्या होगा? धुरी होगा। मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि एक संधि के साथ में ये जो टॉपिक है अक्सर नहीं करवाए जाते हैं, ना समझाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको साथ में जोड़ के कर लें तो आपके एग्जाम में जो आने वाले जो सवाल हैं वो लगभग इसके साथ में ही क्लियर हो जाते हैं। तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है सुंदर, ज्यादा तो नहीं हो रहा आपके? सुंदर से आगे क्या बन जाएगा? सौंदर्य बन जाएगा। अब अगर किसी शब्द के आगे पीछे कुछ जुड़ता है तो वो विशेषण है, और आगे पीछे जुड़ता नहीं, आगे चला जाता है तो वो क्या है? भाववाचक है। उसी प्रकार ए विराम, और विराम का मतलब क्या हो जाएगा? ए का मतलब नहीं, विराम का मतलब हो जाएगा चिन्ह। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है चिन्ह कैसे लिखा जाता है तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस अंश का मतलब क्या है? हिस्सा है, अवयव है, भाग है। और इस अंश का मतलब क्या है? कंधा है, जिसका एक बार
ये दोनों नहीं आएंगे। स्कंद यानी कि ये तद्भव है और ये तत्सम है। ऐसा ही मैं एक बार पूछ लिया था कि इसका तत्सम तद्भव रूप क्या है, और ये आपका युगम शब्द क्लियर हुआ, ये युगम शब्द क्लियर हुआ, ये युगम शब्द क्लियर हुआ, युगम शब्द क्लियर हुआ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लियर हुआ, तत्सम तद्भव क्लियर हुआ, दीर्घ संधि क्लियर हुई, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्लियर हुआ। सब आपको साथ में पता होना चाहिए, फिर आप हिंदी से खेलने लग जाओ। एक बार तो आपको अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन अगर आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया है तो हिंदी को कुछ समय के बाद उनके शब्दों से आप खेलोगे। अगला उदाहरण देखिएगा। जैसे उदाहरण आया रत्नाकर। अब देखो, अब तो आप बिल्कुल इजी समझ जाओगे। दीर्घ संधि चल रही है, थोड़ा ये ध्यान रखना, बार बार ऐसे लगाने की नहीं है कि भाई दीर्घ संधि लगाओ और आपको समझाओ। देखो सीधा ही देखो, बनी हुई संधि के बीच में आपको क्या दिख रहा है? बड़ा आ, और जहां बड़ा आ दिखता वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। तो दोनों काम तो हो गए। अब तीसरा विच्छेद, दीर्घ संधि के अंदर जहां बड़ा आ दिखता है वहीं से संधि का विच्छेद होगा। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। मतलब अगर आपने आ को देखा है दोनों और आई लिखोगे, ई को देखा है तो दोनों और ई लिखोगे, ऊ को देखा है तो दोनों और ऊ ही लिखोगे, री को देखा है तो दोनों और री लिखोगे। छोटा बड़ा क्यों हो रहा है? क्यों छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी यहां पर शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा? अब रत्न होगा कि रत्ना होगा? रत्न होगा। एकर होगा कि आकर होगा? आकर होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, इस शब्द का इस शब्द के साथ में अर्थ आना चाहिए और वापस यहां वाले शब्द यहां जाने चाहिए तो सही है। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। यहां कोई शुद्ध बना दिया और यहां वापस जा नहीं रहा तो ध्यान रखना अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि शब्द यहां आया है मतलब यहां से ही आया है, तो यहां आया है मतलब यहां वापस जाना चाहिए। ये आ रहा कहां से? यहां से आ रहा है मतलब यहां वापस जाना चाहिए। मतलब दोनों शब्द वापस जा रहे हैं ठीक ठाक ढंग अर्थ देने के लिए, तो समझ जाना सही कर रहे हो। और यहां लिखे यहां नहीं जा रहे हैं तो समझ जाना आप खुद की गलत कर रहे हो। तो अब देखो, रत्न का मतलब क्या होता है? हीरा। और आखिर का मतलब क्या होता है? खजाना। यानी कि हीरो का खजाना आपको कहां प्राप्त होगा? रत्नाकर में होगा। तो फिर रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है। किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। अच्छा अभी मैंने भी लिखा था वो गलती लिखा था क्योंकि शब्द शुद्धि में पूछा भी जाता है, ये गलत है। साहब समुद्र होता है, समुद्र नहीं होता है। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है। यानी हीरो का खजाना आपको कहां प्राप्त होगा? रत्नाकर। अर्थात किसका पर्यायवाची हुआ? रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची हुआ। तो पर्यायवाची में साथ में क्लियर हो रहा है, इसका शब्द शुद्धि साथ में क्लियर हो रही है। कौन सा आएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्लियर हो रहा है, ये इसका पर्यायवाची क्लियर हो रहा है, ये इसका पर्यायवाची क्लियर हो रहा है और संधि क्लियर हो रही है। रत्नाकर कौन थे पता है आपको? पहले वाल्मीकि थे। अब आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि यहां पर मैंने क्यों लिखा। इसलिए लिखा कि ये आपके शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, प्रत्यय में भी पूछा जाता है कि वाल्मीकि लिखा कैसे जाता है। आप गलती क्या करोगे कि वाल्मीकि में ई की मात्रा बड़ी लगा दोगे, ये वाला लगा दोगे। और शब्द शुद्धि में हमेशा फिक्स होता है कि आप मतलब मारवाड़ी में अगर मैं समझाऊं तो आप क्या भी फूट रोकियो दिखे क्या? अच्छा और फूट दिखे वो सही है, मतलब हक रोकियो दिए के। और अगर जो हकरा दिख रहा है वो कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। उच्चारण के अनुसार करना है, ध्यान रखना। और सुनो, प्रत्यय और क्लियर हो रहा है। देखो ये यहां से ध्यान रखना है, छोटी हट गई यहां पर। अच्छा प्रत्यय है, देखो अगर प्रत्यय है तो आ भी है और प्रत्यय हटा तो आ भी हटा। शब्द शुद्धि करने का और तरीका ये भी ध्यान रखना, प्रत्यय है तो आ है, प्रत्यय हटा आ भी हटा। अब यहां पर आपको आ दिख रहा है ना, प्रत्यय हट गया तो सीधा ही पता चल जाना है कि ई है तो आ है, ई नहीं आ भी नहीं। बस शब्द शुद्धि याद रखने का तरीका। अब देखो ये हो गया आपका युगम शब्द कि आकर का मतलब खजाना होता तो एकर का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य है वो नहीं करने योग्य, नहीं करने योग्य, उसे क्या कहते हैं? एकर कहते हैं। उसी प्रकार अगर यहां लिखा हुआ आ जाए
आकार, तो आकार का मतलब तो आपको भी पता है कि आकार का मतलब क्या होगा, बनावट होगा। और अगर केवल यूं ही लिख दूं मैं कि फिर कर का मतलब क्या होगा, तो भाई साहब कर का मतलब होगा हाथ, कर का मतलब होगा किरण। अब आपको पता होना चाहिए, कई बार ये पूछ लिया जाता है, अगर मैं आपको ही पूछूं बताओ इसमें से किरण कौन सी है, एक तो ये किरण है कि एक ये किरण है, कौन सी है। शब्द युगम ऐसे ही तो आएंगे। अच्छा, शब्द युगम में आपकी गलती क्या होगी, आप शब्द युगम याद करके चले जाते कि मरीची का मतलब ये होता है, मरीची का मतलब ये होता है, तरणी का मतलब ये होता है, तरणी का मतलब ये होता है, पेपर वाला उसको उलट करके दे देता है, पता ही नहीं कि किस तरणी का मतलब क्या है। शब्द युगम उसी व्यक्ति के रसई होते हैं जो पहले शब्द युगम को अच्छी तरीके से याद करके जाता है, उसके बाद में फिर उसको ये पता होता है कि छोटी ई का मतलब ये है और बड़ी ई का मतलब ये है। अगर बड़ी ई छोटी ई समझ के नहीं गया तो भी वहां पर ध्यान रखना सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए शब्द को बैठाने का तरीका ढूंढो कि इसको याद कैसे रखना। एक को याद कर लिया एक को फ्री कर दिया तो भी आपके सही हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आप देखो, अब आपने याद कर ही लिएगा कौन सा है किरण, बताओ। तो किरण यहां पर ये है, ध्यान रखना है। इस मरीची का मतलब क्या है, सूर्य है। याद रखने का तरीका, यहां ई की मात्रा छोटी, पहले तो देखो आप ऐसे याद करो कि मरीची का मतलब किरण होता है और मरीची का मतलब सूर्य होता है। ठीक है, आपने ऐसे याद कर लिया। अब आपको ऐसे पता होना चाहिए कि सूर्य किसका, किरण किसका। तो छोटी ई है वहां छोटी ई, बड़ा ई है वहां पर बड़ा ऊ। फिर ऐसे दिमाग में बैठो, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। फिर पेपर में क्लियर होगा कि जहां छोटा मरीची छोटी है, किरण में ई छोटी है, मरीची में ची बड़ी है, सूर्य में ऊ बड़ा। छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, नहीं तो वहां उलट फेर हो जाएगी, जय बोल जाएगी, ध्यान रखना है। तो कर का मतलब भी पता होना चाहिए। फिर आया करी। करी का मतलब क्या है, करी का मतलब हाथी है, करी का मतलब कुंजर है, करी का मतलब मातंग है, पर्यायवाची चल रहे, द्वीप है। कंजर का मतलब जनजाति है, कुंजर का मतलब हाथी है। आपको पता है एक शब्द ऐसा है, बताओ इसमें से कौन सा हाथी है। एक ये गज है, एक ये गज है, बताओ कौन सा हाथी है। इस गज का मतलब हाथी है, इस गज का मतलब औजार है। हां, इसका मतलब है हाथी और इसका मतलब क्या है, औजार है। अब अगर कोई राजा है, वो सैनिक को कह रहा है कि जाओ सैनिक गज लेके आओ, तो वो क्या लेके आएगा, हाथी लेके आएगा। और कोई मजदूर है, वो किसी जैसे कारीगर मजदूर को कह रहा है कि जाओ गज लेके आओ, तो वो क्या लेके आएगा, औजार लेके आएगा। मतलब शब्दों के अर्थ कुछ हद तक वातावरण पर भी निर्भर करते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि कारीगर कह रहा है कि जाओ गज लेके आओ, वो हाथी लेके आ गया लौसा, ऐसा नहीं होगा। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, उसके बाद में देखो कीर, इसका मतलब क्या है, तोता। और तोते का प्रिय भोजन कौन सा है, अनार। अनार क्यों लिखा, क्योंकि अनार एक ऐसा शब्द है जिसमें मूल शब्द और उपसर्ग दोनों ही नहीं होते हैं। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि रत्नाकर, रत्नाकर में कौन सी संधि है, उसके साथ में ये शब्द आने चाहिए, क्योंकि ये आपके पेपर के अंदर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अगला उदाहरण देखो। अब तो आप कर लोगे भाई, संधि तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ ही गई होगी। अब नहीं आई तो फिर कभी आने की संभावना भी मत ढूंढना। मिष्ठान। बनी हुई संधि के बीच में देखो, बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है, बड़ा आ। और जहां बनी हुई संधि के बीच में बड़ा आ दिखता है, संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि की पहचान कंप्लीट, दिमाग में फिक्स सेटअप हो गया, दीर्घ संधि है। दूसरा विच्छेद करना है, जहां आपको बड़ा आ दिखता है वहीं से क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। दूसरा तरीका भी सीख लिया, अच्छा विच्छेद यहां से होता है, नहीं तो आपको पता नहीं कहां से कर बैठते। तीसरा तरीका है विच्छेद करने के बाद यहां लिखना क्या है कि दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर इधर और इधर लिखा जाता है।
छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बस ये इतना सा आप काम कर लोगे, दीर्घ संधि का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और इतना मजा आएगा सवाल करने के। हाँ यार गजब, इतनी इजी है कहीं संधि। अब देखो जैसे शब्द लिखा मिष्ट, मिष्ट धन अन्न, आपको पता चले गया कि मिष्ट का मतलब क्या है, मीठा। अन्न का मतलब क्या है, अनाज। यानी कि मीठा है जो अनाज, उसे क्या कहते हैं, मिष्टान कहते हैं। तो एक तो आपको अनाज का पता चला, शब्द युगम इसी के साथ में हो गया कि इसी के साथ में अन्य आ जाता तो फिर क्या करते, कर देते दूसरा। वाक्य शुद्धि के अंदर ये गलत करते हो आप, ये करला कह जाओ आटो पियाड़ लो, तो भाई आटो तो पीड़ो हुए, अनाज पिसा के लेके आओ, है ना, हो जाता है। घर में ऐसा बोला जाता है कि बींदनी दही जमा दे। अगर बींदनी हिंदी पढ़ी उड़ी है तो वापस वो कह सकती है कि मम्मी वो दही तो जमाड़ो हुए, दूध जमानो है नहीं तो वह कहा जाता है कि दही जमा, दही तो जमी उड़ो हुए भाई तो इसका अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, मीठा। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि पेपर में एक टॉपिक आएगा विशेषण का भी, कि विशेषण कैसे क्लियर करने। मैं सारे ध्यान रखना साथ लेके चलूंगा, मतलब जब तक व्यंजन संधि दीर्घ संधि जहां आप जाओगे मतलब पूरी हिंदी का थोड़ा थोड़ा परिचय आपके दिमाग में आ जाएगा, ताकि जो भी आगे टॉपिक आएगा उसका जिक्र पहले से कर रखा होगा तो आपको लगेगा हाँ ये बिल्कुल इजी है। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर मुख्य लाइन के साथ में हेडलाइंस दी जा रही है और हेडलाइंस हर जगह आती है, ये ध्यान रखना। अब देखो आपको पेपर वाला पूछ ले कि ये विशेषण है कि भाववाचक है, तो मित्रों अगर किसी इस शब्द के आगे पीछे कुछ जुड़ रहा है तो समझ जाओ विशेषण है, और इस शब्द के आगे पीछे कुछ भी नहीं जुड़ रहा है तो समझ जाओ विशेषण नहीं है। अब इसके आगे पीछे जोड़ के देखो, मीठा आम जुड़ रहा है, यानी जुड़ रहा है मतलब क्या है, विशेषण है। और इसके आगे पीछे जोड़ने की कोशिश करो, मिठास नहीं जुड़ रहा है मतलब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब आपको पता होना चाहिए इसमें आस था क्या, आज तो भाई साहब प्रत्यय था, यानी प्रत्यय के संयोग से भाववाचक संज्ञा बनी है। ये पेपर वाला ये पूछ ले कि मिठास एक वचन है कि बहुवचन है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी भाववाचक संज्ञाएं होती है वो सब क्या होती है, वो सब एक वचन होती है। इसलिए ध्यान रखना है मिठास कैसी संज्ञा है, एक वचन है। प्रत्यय कौन सा, आस। मिठास में मूल शब्द क्या है, मीठा। कहां पर चला जाएगा, विशेषण में चला है। बना कहां से है, मिष्ट से बना है। कहां काम आया है, मिष्टान में काम आया है, संधि में काम आया, ध्यान रखना है अब आपको पता होना चाहिए ये शब्द और कहां जा रहा है, मिठाई। इससे और क्या बन रहा है, पूरा इसकी रामायण ही खत्म कर देते हैं भाई। मिठाइयां देखो, ये एक मिठाई है लेकिन कोई नाम तो है नहीं। नाम तो ये होता अगर आता तो, जलेबी ये नाम है देखो किसी मिठाई का, नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम नहीं है जातिवाचक संज्ञा है। और एक वचन से बहुवचन बनाते समय जहां पर ई की मात्रा जो बड़ी है, एक वचन से बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ध्यान रखना। अब तुम कह दो जी गुरुजी थे संधि में, कहां कहां चले गए, तो भाई साहब जहां जहां जाओगे वो तो संधि में, ऐसा तो है नहीं पेपर के अंदर बराबर कंटिन्यू सवाल आएंगे, सवाल कोई भी आ सकता है। तो यहां पर इसके जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो यहां समझना जरूरी है ताकि आपको पता चले। नहीं तो आप रटने का मतलब 10 उदाहरण दे दो कंटिन्यू, तो फिर उससे क्या सीख रहे, वो तो आपकी किताब बढ़िया ढंग से लेके आ जाओ, 400-500 पेज की लेके आ जाओ, वहां पर कंटिन्यू सारे उदाहरण दे ही रखे हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो ये आपके ध्यान रखना, अगर आप किसी मिठाई की दुकान पे आज ही चले जाओ, वहां पर बड़े ढंग से लिखा हुआ है मिष्ठान भंडार। मुझे एक बात बताओ, उस शब्द में अशुद्धि है तो आप समझ लो कि वहां जो मिठाई लेने के लिए जाओगे उस मिठाई में कितनी अशुद्धि होगी, ये आप खुद समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो
क्योंकि मिष्ठान भंडार ये लिखा हुआ आता है, जबकि ये शब्द शुद्धि में गलत है। आप जाते कब हो? कोई त्योहार यहाँ होता है तभी जाते हो, तो ये एक और गलती, ये एक और गलती। त्योहार में दो मात्रा नहीं आती है शब्द शुद्धि में, त्योहार में एक मात्रा ही आती है। आप ऐसे त्योहार में ही जाते हो, जैसे दीपावली है। अब दीपावली क्यों लिख रहा हूं? वैसे तो ये दीर्घ संधि है, इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि शब्द शुद्धि के अंदर दो शब्द आते हैं, एक अवली और एक अंजलि। गड़बड़ हो जाती है, इसलिए लिखा है। क्योंकि अवली में ई की मात्रा बड़ी है, जैसे अरावली, लेकिन अंजलि में ई की मात्रा छोटी है, जैसे श्रद्धांजलि। अब दीपावली, श्रद्धांजलि, ई की मात्रा छोटी। तो याद रखना, अवली में ई की मात्रा बड़ी, अंजलि में ई की मात्रा छोटी। त्योहार में एक मात्रा मिष्टान, ये गलत है, ये सही है। ये विशेषण है, ये भाववाचक है, एक वचन है। बना कैसे आपके सामने, ये मिठाई जातिवाचक, जलेबी व्यक्तिवाचक। बहुवचन शब्द शुद्धि में ई की मात्रा है तो गलत है, क्योंकि एक वचन से बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, ध्यान रखना। और ये उदाहरण कौन सा था? दीर्घ संधि का था। अगला उदाहरण देखिएगा। जैसे उदाहरण आया विद्यार्थी। अच्छा, एक और ध्यान रखना, पहले इससे पहले समझा देता हूं। अगर इसमें गांठ लगा रहे हो तो ये ध है, ध्यान रखना। और सही लिखने का तरीका ये द है और ये है। सही ये लिखा जाता है, हम जल्दबाजी में आजकल ये लिखते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांठ लगाई हुई है तो ये ध है, गांठ नहीं है, सीधी डंडी आ रही, तो ये द और य है। और मैंने वर्णमाला के अंदर कह दिया कि पैर के अंदर कोई भी वर्ण है वो क्या है? वो पूरा है। पैर में अगर कोई वर्ण लगा हुआ है तो वो क्या है? पूरा है। और जो ऊपर है वो क्या है? आधा है। मतलब इसको तोड़ूं तो ये दे और ये भी सही है, ये भी सही है। आप कह दो जी गुरुजी यहां हलंत क्यों लगाया? हलंत इसीलिए लगाया क्योंकि अगर किसी वर्ण के पास में डंडी नहीं है और उस वर्ण को स्वर रहित करना है तो उसके नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। और अगर डंडी होती तो हम हलंत लगाते ही नहीं, इसको आधा कर दे। जैसे इसके पास डंडी है तो ऐसे आधा कर देते, ध्यान रखना है। तो ये भी समझना जरूरी है। अब समझो, अब जैसे दिख रहा है आपको विद्यार्थी, बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है? बड़ा आ दिख रहा है। और जहां बड़ा आ दिखता है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। यानी कि यहां पर आपको बड़ा आ दिख रहा है, यहीं से संधि का विच्छेद होगा। विच्छेद होते समय देखना है कि आपको कौन सा स्वर दिख रहा है? आ। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो विद्य, अभी विद्या नहीं है, विद्यार्थी है, ध्यान रखना। तो विद्या होगा, विद्या होगा, विद्या होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हलंत है, ध्यान रखना। विद्या, विद्याधन क्या हो जाएगा? अर्थी हो जाएगा। अब ध्यान रखना, एक विद्या है और एक अलग है, ध्यान रखना, साहित्य की विधा। युगम शब्द हो गया, ये भी ध्यान रखना है। विद्या और विधा, साहित्य की विधा, ध्यान रखना है। अर्थी, अब इस अर्थी का मतलब क्या है? इसका मतलब है इच्छा। आपको पता है कई बार विद्यार्थी की बैकुटी निकाल दे तो आप निकाल देते हो जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। इस अर्थी का मतलब क्या है? इसका मतलब सऊ है। तो विद्या की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। गलती कर देते हो। अब देखो, यह सऊ कैसा शब्द है आपको पता है? देशज शब्द है। देशज वो शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति का कोई आधार नहीं होता है, मनगढ़ंत अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्द को गढ़ लिया जाता है, उसे देशज शब्द कहते हैं। इसके साथ में पेपर वाला ये शब्द पूछ लेता है कि चलो बताओ यार, जब आपको ये सौ आ रहा तो लाश भी बता दो। तो ध्यान रखना है, लाश ऐसा शब्द है विदेशी, और विदेशी में भी कहां चला जाएगा? तुर्की में चला जाएगा। अब लाश मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जो व्यक्ति लाश को लिखना सीख जाता है वो शब्द शुद्धि के अंदर बड़ी ढंग की गलती करता है कैलाश लिखने में। और जो कैलाश लिखना सीख जाता है
जो कैलाश लिखना सीख जाता है वो बड़ी ढंग की गलती करता है लास्ट में। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करवा रहे हैं, गलत करवा रहे हैं। तो पहली बात, ये दोनों क्या हो गए, शब्द युगम हो गए। इस अर्थी का मतलब ईचा है, इस अर्थी का मतलब शव है। अब देखो ये लाश, लाश कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है और विदेशी में भी कहां चला गया, अब देखो तुर्की में। लाश जिस व्यक्ति को ढंग से लिखना आ रहा है वो किस में गलती करेगा, कैलाश। कैलाश ये गलत है शब्द शुद्धि के अंदर, क्योंकि कैलाश ये सही होगा से सड़क वाला, और जो व्यक्ति कैलाश को सही लिखने लग जाता है वो लाश को गलत कर देता है, क्योंकि फिर ये इसको गलत करवा रहा है, ये इसको गलत करवा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी विद्यार्थी, विद्या की अर्थी यानी विद्या की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, विद्यार्थी। और विदा यानी साहित्य की क्या है, विदा है। विद्यार्थी के बारे में पता होना चाहिए। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखिएगा। जैसे एक उदाहरण आया छात्रावास। अब बनी हुई संधि के बीच में आपको क्या दिख रहा है, आ। जहां आ दिखता है वहीं से संधि का क्या होगा, विच्छेद होगा। विच्छेद होने के बाद में जो स्वर देखा जाता है वही स्वर लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे आप, छात्र। छात्र दिन क्या हो जाएगा, आवास। आवास का मतलब क्या है, निवास। आवास का मतलब क्या हो जाएगा, निवास। एक आवास होता है, एक आभास होता है। आभास का मतलब क्या होता है, महसूस, झलक, युगम शब्द हो गया। इधर भी ये भी युगम शब्द हो गया। छात्र ये विद्यार्थी है जिसका जिक्र अभी हुआ, और ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय से ही आपका तद्भुत शब्द क्या बन गया, खत्री। यानी क्षत्रिय तत्सम शब्द है और खत्री क्या है, तद्भुत शब्द है। ये दोनों इधर युगम शब्द और ये दोनों इधर युगम शब्द और ये दीर्घ संधि। अब देखो छात्रावास, अगर आप किसी महिला, जैसे कोई पेज के अंदर ऐसी लाइन बना के दे सकता है पेपर वाला, ऐसे कोई पेज दे दिया मान लो, मतलब पद्यांश दे दिया और उसमें ऐसे लिखा हुई लाइन आ रही है महिला छात्रावास, और नीचे कोई सवाल दे दिया, तो फिर वहां पर ध्यान रखना ऑप्शन में छात्रधन आवास और छात्राधन आवास लिखा हुआ है तो फिर वहां पर छात्राधन आवास होगा, और पुरुष छात्रावास लिखा हुआ आ रहा है तो ध्यान रखना वहां पर छात्रधन आवास आएगा। लिखा कुछ भी नहीं आ रहा है, छात्रधन आवास भी लिखा हुआ आ रहा है, छात्राधन आवास भी लिखा हुआ आएगा, फिर वहां पर ध्यान रखना छात्रधन आवास होगा, क्योंकि व्याकरण पुरुष प्रधान है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार एक शब्द आता देखो, प्रारंभ। अब देखो छात्रावास में प्रेस प्रारंभ होता ही है। देखो यहां दिख रही है आपकी बड़ी संधि, जहां बड़ी संधि दिखी वहीं से संधि का क्या हो गया, विच्छेद हो गया। सीधा ही लिख दूं, लिखने की वजह है सवाल को आपको यह पूछना कि मुझे ये बताओ कि प्रारंभ और आरंभ का मतलब क्या होता है। आरंभ और प्रारंभ का अर्थ बता दीजिए आप। थोड़ी देर रुक जाता हूं मैं, ध्यान रखना। आरंभ का मतलब होता है जो चीज जीरो से है वो है आरंभ, और जो चीज पहले से चल रही है वो चीज क्या है, प्रारंभ। जैसे मान लो किसी मकान में फर्स्ट दिन नींव दी जाती है तो वहां पर कार्य क्या हुआ, आरंभ हुआ, और उसी मकान पर 5 दिन से एक कारीगर आ रहा है तो कार्य क्या है, प्रारंभ है। वैसे प्रे क्या है, एक उपसर्ग है, जिसका मतलब ही होता है पहले यानी आगे से जो कार्य आरंभ किया गया है उसे ही क्या कहते हैं, प्रारंभ कहते हैं। अगला उदाहरण देखिएगा। जैसे उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है महात्मा, बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखना। महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा होता। अब देखो बनी हुई संधि के बीच में आपको क्या दिख रहा है, बनी हुई संधि के बीच में बड़ा आ दिख रहा है मतलब दीर्घ संधि है। जहां बड़ा आ दिखता है मतलब संधि का विच्छेद भी वहीं से होगा। दिख क्या रहा है, अब बार बार के थक गया हूं भाई मैं भी, हाँ मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा। आ दिख रहा है मतलब प्लस के पहले भी वही आएगा और प्लस के पहले भी यही आएगा, दोनों और स्वर दीर्घ संधि के अंदर। फिर कह देता हूं बनी हुई संधि को देखो, और बनी हुई संधि में जहां आपको बड़ा आ दिखता है संधि कौन सी है, दीर्घ।
जहां आपको बड़ा आ दिखता है वहीं से संधि का क्या होगा, विच्छेद। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में आता है। ठीक, उसके बाद में वो छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी शब्द यहां और यहां होना चाहिए शुद्ध। जिस व्यक्ति ने ये 3-4 स्टेप सीख लिए वो कोई भी सवाल गलत नहीं कर सकता, संधि के सारे सवाल सही करेगा। वजह रहेगी स्टेप से जाना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। एकदम जा रहे हो मतलब मास्टरी है, या पहले से शब्द रटा हुआ तो पता है आपको सीधा ही, तो क्या हो जाएगा, महाधन आत्मा। अब देखो महान है जो आत्मा है वो क्या हो गई, महात्मा हो गई। अब ये सवाल कहीं जगह जाता है, कैसे जाता है देखो। पहली बात तो ये सवाल जा रहा है संधि के अंदर। संधि कौन सी हो गई इसमें, दीर्घ संधि। दूसरी जगह ये कहां जा रहा है, दूसरी जगह ये जा रहा है शब्द शुद्धि में। शब्द शुद्धि में कैसे गया, क्योंकि ये आपको फूट रो लगे, ये और फूट रो लगे, इसलिए ये क्या है, गलत है। शब्द शुद्धि में वो देखो वो शुद्ध है। तीसरा ये कहां जा रहा है, मूल शब्द में जा रहा है। मूल शब्द में जा रहा, कैसे जा रहा है आपको पता है, इस शब्द से क्या बनता है एक शब्द, महात्म्य। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये। कुछ एक शब्द तो ऐसे होते हैं जो हिंदी में हर परीक्षा में चलते रहते हैं। महात्म्य, महात्म्य कैसा शब्द है आपको पता है, भाववाचक संज्ञा है। और जो भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, एक वचन होती है। और इसमें और क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ। ये का पता कैसे चला कि ये से पहले कोई भी आधा वर्ण होता है वहां पर ये प्रत्यय होता है। अब सुनो, प्रत्यय है इसलिए आ है, प्रत्यय हटा तो आ भी हटा। शब्द शुद्धि याद रखने का बहुत शानदार तरीका है, ध्यान रखना। अब देखो गलत क्यों है, प्रत्यय है ही नहीं और आ है इसलिए गलत है। प्रत्यय हटा आ हटा, प्रत्यय जुड़ा आ जुड़ा। अब वहां पर पेपर वाला ऐसे ही पूछ लेता है शब्द शुद्धि कितनी इजी है, तुम रट के जाते हो यार ऐसे कि ये सही है गलत है, सीधा ही दिख रहा है। प्रत्यय है, आ है ही नहीं, जय हो, गलत, बिल्कुल ही जी साहब ध्यान रखना। तो फिर पता चल गया कि महात्म्य में मूल शब्द क्या है, महात्मा। कौन सा उदाहरण है, संधि का है। तो फिर और आपको यहां पर क्या पता चल रही है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये भी आपको पता चल रहा है। अच्छा, और आपको इसमें क्या पता चल रहा है इसमें समास का पता चल रहा है। समास कौन सा है, कर्मधारय समास। क्यों, आत्मा की विशेषता है कि आत्मा कैसी है, महा, यानी कि किसी भी शब्द में कैसा कैसी से अगर कोई भी उत्तर आता है तो फिर वो उत्तर कहां चला जाता है, कर्मधारय समास में चला जाता है। और जो कर्मधारय होता है वो क्या होता है, वो विशेषण होता है। इसलिए जो विशेषण है वो कर्मधारय है, जो कर्मधारय है वो क्या है, विशेषण है। अब देखो कितने टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, यानी एक ही शब्द के कई सारे अर्थ एक साथ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो अगर परीक्षा के अंदर आता है तो वो कभी आपका वो सवाल गलत नहीं होगा। उसके बाद में देखिए अगला उदाहरण, जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है सुरारी। सबसे पहला तो ये समझिए कि बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है, बड़ा आ। संधि कौन सी, दीर्घ। ठीक, जहां बड़ा आ दिखता है वहीं से संधि का क्या होता है, विच्छेद। तो आपने विच्छेद करने का तरीका भी सीख लिया। तीसरा काम है, यहां आपको कौन सा स्वर दिख रहा है, आपको यहां पर दिख रहा है आ। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी यहां पर जो शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो भाई साहब फिर यहां पर क्या लिखेंगे, सुरधन क्या लिख देंगे, अरि लिख देंगे। अब आपको पता ही है अरि का मतलब क्या है, शत्रु है। और सुर का मतलब क्या है,
देवता है, और जो देवताओं के जो शत्रु है उसे क्या कहते हैं? सुरारी कहते हैं। मतलब देवताओं के शत्रु तो यही है राक्षस, यानी ये राक्षस राक्षस क्या हो गया? इसका पर्यायवाची हो गया। तो पर्यायवाची ये हो गया, ये इसका पर्यायवाची हो गया, ये इसका पर्यायवाची हो गया, ये इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। अब देखो आरएस में पूछा था कि इसमें से बताओ, इसमें बताओ कि कौन है वो देवता है। एक सवाल ये था, ये आरएस में पूछा हुआ सवाल है। युगम शब्द था कि बताओ इसमें से कौन सा देवता है। तो ध्यान रखना केवल और केवल इसमें ता प्रत्यय ही जुड़ा हुआ है, देव ता। और इस देव का मतलब क्या है? भाग्य है, और भाग्य बहुवचन शब्द है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देव का मतलब देवता, देव यानी भाग्य, और भाग्य से ही आगे जाके शब्द क्या बन गया आपके? सौभाग्य, और सौभाग्य ही आगे जाके मूल शब्द में क्या बन गया? सौभाग, और सौभाग्य ही आगे जाके क्या बन गया? सौभाग्यवती बन गया। वाक्य शुद्धि में कई बार आता है कि कृपया हमारे सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। तो सौभाग्यवती है तो मतलब पत्नी तो है ही है, तो सौभाग्यवती के पत्नी के विवाह में अपन को जाना ही नहीं है। सौभाग्यशाणी लिखा हुआ आता है, वहां पर ध्यान रखना। एक तो तुम ध्यान रखना वो शादी वाला कार्ड ढंग से पढ़ लो, तुम शादी वाला कार्ड ढंग से पढ़ते ही नहीं हो। ध्यान रखना तुम केवल वहां पर जिमन का ध्यान रखते हो कि वो कितने तारीख को जिमन है, बस जिम लिया। बाकी उसमें ढंग से अगर वो शब्द पढ़ते हैं, चू कान सौ कान दर्शनाभिलाषी आमंत्रण निमंत्रण, उसमें खूब सारे शब्द है, ध्यान रखना। जहां पर आपके सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, आपको तो पता ही नहीं आमंत्रण का मतलब क्या, निमंत्रण का मतलब क्या है। आमंत्रण में कभी चले गए ऐसे कि जिम आई कदाक जिमवी गुण ध्यान रखो, जिम नहीं करूं जाजो। निमंत्रण मतलब नुतो है, मतलब पक्को कन्फर्म है। तो इसलिए ध्यान रखना आमंत्रण और निमंत्रण का भी पता होना चाहिए। सौभाग्य ध्यान रखना भाववाचक संज्ञा, मूल शब्द सौभाग्य होगा। अब ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना, इतना ज्यादा बता दिया तो तुम भाग जाओगे। इसका भी मतलब पता होना चाहिए, इसका भी मतलब पता होना चाहिए। ये युगम शब्द हो गए भाई साहब। इस सूर का मतलब देवता हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अंधा, और ये वीर हो गया, महाराणा प्रताप लिखा हुआ सूरवीर। विजयपथ मूवी में आता ना, ओ इस सूरदास किधर देख रहा है, क्योंकि वो सूरदास का मतलब ये अंधा है। तो इस सूर का मतलब क्या हो गया? अंधा। इस सूर का मतलब क्या हो गया? देवता। शूरवीर हो गया, सुरारी मतलब राक्षस हो गया। अब देखो सुरारी से एक शब्द और आता है, मुरारी। बनी हुई संधि देखो क्या दिख रहा है आपको? बड़ा आ, और जहां बड़ा आ दिखता है संधि कौन सी होगी? दीर्घ। और जहां बड़ा आ दिखेगा वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद। तो विच्छेद होगा तो क्या लिखा जाएगा? मूर्धन्य। अरे आपको पता होना चाहिए मूर्ख किसका पर्यायवाची है? राक्षस का पर्यायवाची है। अरे किसका पर्यायवाची है? शत्रु का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? शत्रु। राक्षसों के जो शत्रु होते हैं उसे मुरारी कहते हैं। तो फिर मुरारी किसका पर्यायवाची हो गया? कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। शब्द शुद्धि के अंदर ये कहीं बार आता है और ये लिखा हुआ वहां पर आता है और आप इसको गलत कर देते हो। ये सही है, ये गलत है। दिखने में ये बुरा दिख रहा है, दिखने में ये अच्छा दिख रहा है। और शब्द शुद्धि आप ऐसे ही तो करते हो यार, और मुंह हकरो क्यों दिए? फूट लो मतलब हकरो, अच्छा, और हकरो दिए और सही है, और वहां जय बोल जाएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए गलत है और ये क्या है? सही है। युगम शब्द में पूछ लिया जाता है कहीं बार, एक वासुदेव ये, और एक वसुदेव ये। वासुदेव ध्यान रखना ये कृष्ण है, और वसुदेव ये बाप है और ये बेटा है। और ध्यान रखना है बाप से आजकल ध्यान रखना बेटे अब आगे निकल चुके हैं, इसलिए बाप से बेटे में एक लक्षण ज्यादा है, इसलिए एक मात्रा ज्यादा है। याद रखने का तरीका पहले तो ऐसे ही याद रखो कि वासुदेव का मतलब कृष्ण होता है, वासुदेव का मतलब कृष्ण के पिताजी होते हैं, ठीक। उसके बाद पता होना चाहिए कि वासुदेव और वसुदेव, तो फिर पता होना चाहिए बाप से ध्यान रखना है
बेटे में एक लक्षण ज्यादा मतलब ये कृष्ण हो गया, ये उसके पिताजी हो गए, ध्यान रखना। ये शब्द शुद्धि हो गई, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, सारे शब्द आपको एक साथ इसी तरीके से पता होना चाहिए। उसी प्रकार देखिए जैसे एक सवाल आ जाएगा आपके, अब ये सवाल ध्यान रखना है, कुछ एक उदाहरण है जिसको आप गलत कर दोगे, वो बताना भी जरूरी है दीर्घ संधि में। जैसे एक उदाहरण है सत्याग्रह। अब तुम यहां ऐसे समझ लोगे कि गुरुजी ने कहा तो है ही है कि ये से पहले आता है यण संधि है, लेकिन ध्यान रखना है शब्द का विच्छेद करते ही पता चल जाएगा। और ऑप्शन में भी वही आएगा यार, आप खुद सोचो कि सत्य होगा क्षति होगा, ऑप्शन दोनों आएंगे, ध्यान रखना है। भाई गांधी जी थे, उसने सत्य का आग्रह थोड़ा ही किया है, उसने तो सत्य का आग्रह किया, सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, ध्यान रखना, इसलिए सत्याग्रह हो गया, ध्यान रखना है। और ऑप्शन में सत्य धन आग्रह भी आएगा, पहले ही लिख देता हूं मैं, आएगा वहां इसलिए कह देता हूं। ये गलत है, सही कौन सा? ये, क्योंकि ये गांधी जी की लड़ाई है भाई साहब। ये सवाल आप गलत कर दोगे। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक से जो विपरीत निकले उसको यहां पर लिख देता हूं ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, ध्यान रखना है। उसी प्रकार जैसे उदाहरण आया अंत्याक्षरी, मध्यावधि, नृत्यांगना, सारे गलत होने वाले एक साथ ही ले लिया। अब देखो यहां पर भी आ दिख रहा है, यहां पर भी आ दिख रहा है, यहां पर भी आ दिख रहा है। आ है तो संधि कौन सी? दीर्घ। जहां आ है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद। जहां आ है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद। जहां आ है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद। अब आपको बताना चाहिए कि जो स्वर है वही स्वर इधर और इधर लिखा जाएगा। ये हर बार मैंने आप पहले ही कह दिया, तो बार बार मुझे भी यार शर्म आ रही है कहने में। अंत्य धन क्या हो जाएगा? अक्षरी हो जाएगा। अब देखो ये से पहले जहां आधा वर्ण होता है वहां पर यह प्रत्यय होता है, ये से पहले आधा होता है वो मूल शब्द में पूरा बनता है, इसलिए बन गए अंत। अंत धन ये से बना अंत्य। प्रत्यय, इसमें प्रत्यय ये है कि मूल शब्द जहां तक शुद्ध बनता है वहां तक लेते जाओ और जहां से छूट रहा है वहां उसको अलग कर दो। प्रत्यय आएंगे तब ढंग से समझा देंगे आपको। तो अक्षर दिन ई से क्या हो गया? अक्षरी। अब आपको पता है अक्षर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आखर या अक्षर है, तो ये हो गया आखर। और अंत का मतलब होगा अंतिम। जो अंतिम आखर से जो लड़ाई लड़ी जाती है उसे ही तो आप क्या कहते हो? अंत्याक्षरी कहते हो। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है कि अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है, वो आपके सामने, संधि में सामने, शब्द का मतलब सामने, प्रत्यय सामने, इसका मतलब शब्द मूल शब्द और प्रत्यय सामने, और तत्सम और तद्भव सामने। अब आपको पता होना चाहिए, यही एक विलोम शब्द आ जाता है इथि और अथ, ये पूछ लिया जाता है विलोम शब्द, हर बार हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, पता होना चाहिए। इथि का मतलब समाप्ति होता है, अथ का मतलब प्रारंभ होता है। जैसे इति श्री करते हो समाप्ति की ओर, श्री गणेश करते हो आरंभ करते हो, लेकिन विलोम शब्द पेपर में वही पूछा जाता है जो आपको सीधा मुंह पे याद हो। जोड़ने वाले विलोम शब्द पेपर वाला पूछता ही नहीं, उसको पता है, ऐसे टीपो लगाए तो भी सही हो जाएगा। अब देखो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मध्य धन अवधि। अब मध्य का मतलब ही क्या होता है? बीच में। एक अवधि आपके ये है और एक अवधि आपके ये है, और इस अवधि का मतलब क्या है? समय। और ये जो अवधि है इसका मतलब क्या? भाषा। अब आपको पता होना चाहिए ये युगम शब्द है, युगम शब्द यानी एक जैसे उच्चारण होते हैं, अर्थों में भिन्नता आती है तो शब्द युगम हो जाते हैं। पहले तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि अवधि का मतलब समय है, अवधि का मतलब भाषा है। फिर आपको पता होना चाहिए भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा बढ़ी आती है। भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा बढ़ी, फिर अपने आप पता रह जाएगा ये दूसरा अवधि, उसका मतलब क्या? समय है। उसी प्रकार यहां पर देखो, बार बार वापस नहीं समझाऊंगा, सब चीजें ध्यान रखना कि यहाँ ये होता। अब आपने समझ लिया अगर पूरा वीडियो ढंग से देख रहे हो तो। नृत्य धन क्या हो जाएगा? अंगना। नृत्य का मतलब क्या है? नाच। अंगना का मतलब क्या है? स्त्री। नाच गाने करने वाली स्त्री नृत्यांगना। कई बार पढ़ते हो ना नृत्यांगना, रानी रंगीली, ध्यान रखना उस प्रकार। ये सवाल एग्जाम में भी पूछा युग्म शब्द में इस तरीके से।
कि इस अंगना का मतलब क्या है। भाई साहब इस अंगना का मतलब है आंगन। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, मारवाड़ी में कहे नाचू की आंगनो भोको, बाना बनाना ध्यान रखना। लेकिन ये आरएस में युग्म शब्द में पूछ लिया इस अंगना का मतलब बताओ, और इस अंगना का मतलब पहले याद कर लो कि अंगना का मतलब स्त्री होता है और अंगना का मतलब आंगन होता है। फिर भूल जाओगे कि कहाँ स्त्री और कहाँ आंगन, तो चंद्र बिंदु से चंद्र बिंदु को मिला लो, तो चंद्र बिंदु से चंद्र बिंदु को मिला लो, सही हो जाएगा। ये आरएस में पूछा हुआ है ये सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, ये वाला अजीर और अजर अजीर का मतलब वही आंगन, अजर ए का मतलब नहीं है, जर का मतलब बूढ़ा, जो बूढ़ा नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, देवता। देवता अजर अमर रहते हैं। तो ये सारे सवाल जो गलत होने वाले हैं कि आप इसको दूसरी संधि में लेके चले जाओगे, उसको मैंने यही करवा दिए हैं। फिर देखो जैसे उदाहरण आया दावानल, बिल्कुल इजी है रे। बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है, आ। जहां पर आपको आ दिखता है संधि कौन सी, दीर्घ संधि, और जहां आ दिखता है वहीं से संधि का विच्छेद हो गया। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर दाव धन अनल हो जाएगा। आपको खुद को पता है कि दाव किसका पर्यायवाची है, वन का है। अनल किसका पर्यायवाची है, आग का है। और वन में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। आपको पता होना चाहिए अनल का मतलब आग है, तो फिर अनिल का मतलब क्या हो जाएगा, अनिल का मतलब हवा हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि इसका मतलब भी आग ही होता है और इसका मतलब भी हवा ही होता है। याद रखने का तरीका पवन पुत्र हनुमान जी हो गए, ध्यान रखना। अब मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूं आपको पता, अनल और अनिल पूछे जाते हैं युग्म शब्द में, पावक और पवन पूछे जाते हैं युग्म शब्द में। आपस में आप इस तरीके से देखते हो तो ये सारे पर्यायवाची, ये भी देखते हो तो सारे पर्यायवाची, और इस तरीके से देख रहे हो तो क्या बन गए, शब्द युग्म बन गए। और आपको फिर पता होना चाहिए अनल और अनिल दोनों ऐसे शब्द है, मतलब मूल शब्द है, और जो मूल शब्द होता है उसमें कभी भी उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता, उसमें कभी भी उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता। और ये मूल शब्द है, क्योंकि वहां पर तुम कर दोगे ए उपसर्ग नल मूल शब्द नहीं। अनल और अनिल मूल शब्द है, क्योंकि ये अर्थ छोड़ देंगे, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना। अनल और अनिल दोनों मूल शब्द है, और मूल शब्दों में कभी भी उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता है। बाकी उपसर्ग आएंगे वहां ढंग से समझाएंगे अब देखो, तो अनल अनिल हो गया, पावक पवन हो गया, आपस में ये पर्यायवाची हो गए। और थोड़ा भाई साहब ये भी पता होना चाहिए, आगे के एक दो पर्यायवाची यही पता होना चाहिए। एक पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, हुतासन पूछ लिया जाता है, चलो यही लिख दे दो, जातवेद पूछ लिया जाता है, वैश्वानर पूछ लिया जाता है कि वैश्वानर किसका पर्यायवाची है, वैश्वानर आग का पर्यायवाची है, जातवेद आग का पर्यायवाची है, हुतासन आग का पर्यायवाची है। पेपर वाला जातवेद के साथ में आपको फंसाने के लिए जात रूप दे देगा, फंस जाओगे आप। और आपको पता होना चाहिए जात रूप सोने चांदी का पर्यायवाची। पर्यायवाची याद करते समय हार्ड पर्यायवाची याद होना चाहिए, और उसका मिलता जुलता कौन सा पर्यायवाची पेपर में उल्टा करके पूछ लेगा, वो जातवेद की जगह जात रूप दे देगा और आप सोचोगे हाँ जात जात यार याद तो क्या यही है। फिर सिटी बस में बैठोगे कोई भाई साहब बताएगा इसका ये गलत है। तो उसी प्रकार देखो वन का पर्यायवाची हो गया, वन, वन का पर्यायवाची एक तो है ये अटवी, एक ये है विपिन, एक पर्यायवाची ये कानन, और एक पर्यायवाची ये अरण्य है। ये वन के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। अटवी की देखो पर्यायवाची ऐसे याद मत करो कि वन के पर्यायवाची अटवी विपिन कानन अरण्य, नहीं साहब, आप जिस तरीके से पर्यायवाची याद करोगे उसी तरीके से दिमाग में पर्यायवाची आएंगे। तो पर्यायवाची एक एक याद करो कि वन का पर्यायवाची अटवी, वन का पर्यायवाची विपिन, वन का पर्यायवाची कानन, वन का पर्यायवाची अरण्य, ऐसे याद करने। और फिर याद करने की गलती के साथ में कौन सी गलती पूछी जाएगी, ये पूछेगा पेपर वाला, चालू है वो तो फिर
विटप पूछ लेगा, उल्टा साथ में दे देगा। और पता होना चाहिए विटप किसका पर्यायवाची है, विटप वृक्ष का पर्यायवाची है। तो फिर पहले तो पर्यायवाची याद, फिर पर्यायवाची में कौन सा पर्यायवाची साथ में दे देगा उल्टा करके। आप ऐसे याद करके जाओगे, अठवीर विपिन कानन अरण्य, वो विपिन को हटा के दो दे, अठवीर विटपन कानन, फिर करोगे यार वी पढ़ गए तो गए, भूल गए, सिटी बस में यूं जाओगे। कोई होशियार बंदा होगा ना, पेपर पार रखेगा। ये देखो ये छठा सवाल था, इसमें विपिन नहीं विटप, ये गलत है, ये विटप वृक्ष का पर्यायवाची। फिर अपन जेब में ही रहे क्या गियो। तो इसलिए ध्यान रखना है, पहले से ही ढंग से पढ़ के जाना है, गलत नहीं होना चाहिए। ये वन की आग है, आपको पता है आग दो तीन तरह की लग जाएगी। ये बड़वा नल, ये समुद्र की आग है। जठरांगनी, ये पेट की आग है, दीर्घ संधि है, ध्यान रखना। ये जठरधन अग्नि, जठर का मतलब पेट, अग्नि का मतलब आग, पेट में जो आग लगती है उसे जठराग्नि। बड़वा नल समुद्र की आग, दावा नल वन में आग, तीन तरह की आग लगती है। और ये आपका युगम शब्द हो गया। जरट का मतलब क्या होता है, बूढ़ा, और बूढ़ा से ही आगे जाके शब्द क्या बना, बूढ़ापा। और बूढ़ापा में प्रत्यय कौन सा, आपा। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर सवाल भी आया था, जो विवादित सवाल है, लेकिन ये बूढ़ापा है, ध्यान रखना, इसमें आपा प्रत्यय होता है। तो दीर्घ संधि में आ का उदाहरण कंप्लीट हुआ है, ई का उदाहरण और ऊ का उदाहरण अभी करना है, जो बाद में करेंगे।